जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने YouTube चैनल बिहार डिलेट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग S2 का जो यूनिट 5 है उसको दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और इसी के साथ हमारा ये जो बुक है S2 पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो मेरे मोबाइल से ही होता है और उसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इस वजह से मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूँ, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये हमारा आज का जो यूनिट है क्या है, क्या क्या हम लोग को स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रहेगा पार्ट 1, है ना। पार्ट 1 दो पार्ट में बनाया जाएगा ये वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूनिट 5 है हमारा वो क्या है, मतलब टाइटल क्या है। टाइटल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइटल आप समझ जा रहे हैं, अगर बीच में आप कुछ मिस भी करेंगे तो उस टाइटल के आधार पे आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से टाइटल को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल है फ्रेंड्स जो हमारा यूनिट 5 का हुआ है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखा जाए फ्रेंड्स तो ये टॉपिक मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैं ऐसा ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, बट ये एक्चुअली एक अलग यूनिट के साथ भी आओ तो इसमें इसको डिटेल हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इजी है, आप लोग समझ रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहा है कि बच्चा जो कोई चीज़ सीखता है, बच्चा या कोई व्यक्ति कभी कुछ भी अधिगम करता है या सीखता है, लर्निंग करता है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, है ना। चाहे वो माइंड की बात करें, चाहे वातावरण की बात करें, चाहे वो आनुवंशिकता की बात करें, चाहे वो विद्यालय की बात करें, समाज की बात करें, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अधिगम को या हमारे सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये यूनिट इसी पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। चलिए एक एक करके समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा आज का वो है मस्तिष्क, है ना, जिसको न्यूरोदैहिक बोल सकते हैं। न्यूरोदैहिक करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मस्तिष्क होता क्या है। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है और यूनिट का भी पहला टॉपिक बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आप सभी जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा भाग है जो पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि होल बॉडी का एक जगह से बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट, वो हमारा क्या ब्रेन है। मतलब बॉडी में कुछ भी हरकत होता है उसका कंट्रोलिंग कौन करता है, तो दिमाग करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग मेरे दिमाग से हो रहा है। एक मच्छर भी मुझे पैर में काटेगा, ठीक है। देखिए मेरी हाइट जो है 5'7", 5'8" के आसपास है। अगर इतने बड़े हाइट में मेरे पैर में एक कील हल जाता है, छोटा सा पत्थर कंकर कुछ भी हल जाता है, तो उसका तुरंत मेरे दिमाग में क्या होता है, एक मैसेज आ जाता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। एक मच्छर काटता है, तुरंत हमारा हाथ वहाँ पे जाता है। करने का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा कंट्रोलिंग कौन करता है, तो हमारा मस्तिष्क करता है। मतलब ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक ना। ये बहुत सारे कोशिकाओं से, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लगभग 1 खरब से भी ऊपर के क्या है, तंत्रिका कोशिका है जिनसे मिलकर ये बना होता है। और ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, तो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका और भी काम है, जैसे हमारे इच्छा, संवेग, हमारे विवेक, बुद्धि या हमारा अनुभव, इस सब का क्या एक केंद्र होता है। और ये सारा का सारा कंट्रोलिंग ये माइंड ही करता है। हमारे मन में कुछ इच्छा आ रही, कुछ खाने का, कुछ करने का, खेलने का, गिटार बजाने का, गाना गाने का, या गुस्सा आ रहा है, ये सारा का सारा कंट्रोलिंग जो है वो कौन करता है, तो हमारा दिमाग करता है। ठीक है ना। इसमें एक इसको मेमोरी बोल सकते हैं कि सारा मेमोरी यही है एक तरीके से। आप कुछ भी सीखते हैं या सिखाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, इसी माइंड में आता है, चाहे वो टेम्पोररी स्टोरेज हो या परमानेंट स्टोरेज हो। ठीक है ना। इसको रैम रोम जो बोल देना आप बोल सकते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क, ये तो मैंने बता दिया कि ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा, हमारा जो पूरा बॉडी है उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और मस्तिष्क जो होता है उस तंत्रिका तंत्र का एक बहुत ही मुख्य भाग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पूरे होल बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं मस्तिष्क की संरचना का कि ये मस्तिष्क जो है बना कैसे है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये 3 पार्ट में बना हुआ है। ठीक है ना। कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में बना हुआ है। सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हमारा पश्च भाग, समझिएगा। दूसरा होता है हमारा मध्य भाग और तीसरा होता है हमारा अग्र भाग। मतलब ये जो दिमाग होता है ना 3 पार्ट में बटा हुआ है, पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग। फ्रेंड्स, बात करते हैं पश्च भाग की, तो पश्च भाग आप इसके नाम से भी समझ रहे होंगे कि हमारा दिमाग का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं पश्च भाग, है ना। यानी कि मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले हिस्से को या निचले वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पश्च भाग। और ये हमारे मेरुरज्जु जो ये जो हमारा मेरुरज्जु ना, जो जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उससे ये कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। और जो भी नियंत्रण होता है वो इसी को ये नियंत्रण करता है।
जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ये हृदय की गति हो गई, इस टाइप का जो एक्टिविटी रहता है बॉडी का ना, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है ना, रक्तचाप बोलेंगे उसको, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, बात करते हैं मध्य भाग फ्रेंड्स। तो मध्य भाग जो होता है ना, ये अग्रभाग और पश्च भाग के बीच में का एक हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। बल्कि ऐसा बोला जाए कि मध्य भाग वह भाग है जो अग्रभाग और पश्च भाग को जोड़ने का काम करता है। आप कभी देखिएगा छोटे बच्चे को जो 2 साल 3 साल का होगा, उसके सर को टच करके देखिएगा, आपको एक ज्वाइंट वहां पे समझ में आएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, उसको अनुभव कीजिएगा। मतलब क्या है कि मध्य भाग जो होता है वो पश्च भाग और अग्र भाग को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो भी संवेग होते हैं ना, जो इमोशंस होते हैं, उसको ये क्या करता है, तो नियंत्रित करने का काम करता है, बल्कि उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तीसरा है फ्रेंड्स हमारा अग्रभाग। अग्रभाग जो है एक मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, मतलब इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये अग्रभाग होता है, मतलब आगे वाले हिस्से को, ये जो होता है ना आगे वाला पोर्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अग्रभाग बोलेंगे। और हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी गतिविधि होता है, बल्कि बोल सकते हैं कि जो भी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उस सब का नियंत्रण कौन करता है, यही अग्रभाग करता है। तो 3 पार्ट में मस्तिष्क को तोड़ा गया है, मतलब संरचना बोल सकते हैं, वो कौन कौन सा था, तो पश्च, मध्य और अग्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा मस्तिष्क से संबंधित कुछ बातें। आगे बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा अधिगम का स्तर। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा, अधिगम का स्तर। अधिगम मतलब वही सीखना, लर्निंग। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अधिगम के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। पहला स्मृति स्तर का सीखना, और बोध स्तर का सीखना, और तीसरा होता है आपका चिंतन स्तर का सीखना। अब एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है फ्रेंड्स। स्मृति स्तर सीखना, स्मृति स्तर का सीखना का मतलब ये आपका मेमोरी लेवल लर्निंग हो गया, मतलब हम चीजों को क्या करते हैं, याद करके सीखते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग का यूज नहीं करता है, बल्कि वो स्टेप को याद करता है। वो बिना तथ्यों को समझे, बिना उसके अर्थ को जाने क्या करता है, तो उसको स्टेप वाइज स्टेप करके उसको याद कर लेता है, सीख लेता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर का सीखना। मतलब कहीं से दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बताया जा रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से होता है ना रटना, इसे तोता बना देना, वही चीज है। यहाँ पे स्टेप होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है, तो इसके लिए फ्रेंड्स 4 प्रक्रिया होती है, 4 चरण होते हैं स्मृति स्तर को सीखने में। ठीक है ना, कौन कौन सा, तो सबसे पहला होता है परसेप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रहण। मतलब बच्चा क्या करता है, अनुमान लगाता है ना, अनुमान लगा के उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसके बाद धारण, मतलब रिटेंशन है ना, वो उस चीज को क्या करेगा, धारण करता है। पहले क्या अनुमान लगाया और दिमाग में उसको सेट कर लिया, दिमाग में उसको धारण कर लिया, बैठा लिया। इसके बाद है प्रत्यास्मरण, मतलब रिकॉल करेगा उसको। वो एक तरह से बोल के सोचेगा कि मैंने जो पढ़ा वो याद है कि नहीं, वो रिकॉल करता है उस चीज को, बार बार बोलने का प्रयास करता है, फिर बोलेगा, फिर देखेगा, फिर बोलेगा, मतलब रिकॉलिंग करता है। और लास्ट में क्या करता है, वो पहचान कर लेता है, रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 4 प्रक्रिया है किसके लिए, तो स्मृति स्तर का सीखना है ना। इसमें बच्चा, मैंने बताया कि बच्चा बिना तथ्य को जाने, बिना उसके अर्थ को समझे, बिना मतलब को जाने क्या करता है, चीजों को सीख लेता है। इसी को बोलते हैं स्मृति स्तर का सीखना। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स अवबोध स्तर का सीखना। अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग। यहाँ पे ये जस्ट एक तरह से उल्टा बोल सकते हैं, वाइस वर्सा है इसके मेमोरी लेवल लर्निंग के। इसमें क्या होता है कि बच्चा रटने का प्रयास नहीं करता, स्टेप को याद करने का प्रयास नहीं करता है। वो क्या करता है कि चीजों को समझने का प्रयास करता है, उसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करता है, जो तथ्य रहता है, जो अर्थ रहता है ना, उसको जानने का प्रयास करता है, उसके उदाहरणाओं को समझने का प्रयास करता है। और उस प्रकार से जो सीखना होता है वही क्या कहलाता है हमारा, तो अवबोध स्तर का सीखना। अवबोध का मतलब होता है तथ्यों को समझ के, उसके अर्थ को जान के और चीज को सीखना। ठीक है, तीसरा है चिंतन स्तर का सीखना, जिसको रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं। चिंतन स्तर सीखने का मतलब कि बच्चा क्या होता है, चिंतन करता है ना, एक तरह से गूढ़ चिंतन करता है। गूढ़ का मतलब एकदम डीप चले गए, उसमें सोच रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिंतन स्तर का सीखना। इसमें क्या होता है कि जो अवबोध होता है ना, जहाँ पे बच्चा अर्थ को समझता है, चीजों को समझने का प्रयास करता है, उसका उदाहरणाओं को समझने का प्रयास करता है, उससे ऊपर का जो थिंकिंग होता है ना, मतलब उच्च स्तरीय थिंकिंग, उच्च स्तर का जो सोचना होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिंतन स्तर का सीखना। इसमें बच्चों को ज्यादा डीप नॉलेज होता है, वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। ठीक है ना, ये 3 प्रकार के स्तर हो गए लर्निंग के, है ना, सीखने के 3 स्तर हो गए। कौन कौन सा, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा अभिप्रेरणा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चूंकि अभिप्रेरणा में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो देखा होंगे तो वहाँ भी है। चलिए यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स की अभिप्रेरणा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरणा ही बोलते हैं या उत्प्रेरणा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। आप सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स की मोटिवेशन
हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब हर व्यक्ति के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, हर जगह मोटिवेशन। आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा है कोई, आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो मतलब मोटिवेशन क्या है, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब बोल सकते हैं कि बिना मोटिवेशन के हमारा जो जीवन है वो नीरस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन है, जिसमें आप लोग का अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं या लाइक आते हैं, है ना। मतलब एक तरह से मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या मेरे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है। तो एक अंदर से क्या हुआ, सेल्फ मोटिवेशन आया, आंतरिक मोटिवेशन मिला, आंतरिक अभिप्रेरणा मिला, और उस आंतरिक अभिप्रेरणा के कारण ही मैं इस यहाँ वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो रहा। मतलब मोटिवेशन क्या करता है, तो अभिप्रेरणा मजबूर करेगा आपको किसी कार्य को करने के लिए। याद कीजिए, मोटिवेशन को ही रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, पुनर्बलन भी कहा जाता है। पुनर्बलन वही था जहाँ पे उद्दीपन पैदा करता है चीजों को, मतलब बार बार वो प्रेरित करेगा कि भाई ये काम करो, ये काम करो, ठीक है ना। तो ये जो मोटिवेशन है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा, ये लैटिन शब्द मोटम से बना हुआ है, ठीक है ना। ये लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द मोटम से बना हुआ, और इस मोटम का मतलब होता है मोशन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गति। मतलब मोटिवेशन क्या हो गया, तो हमारे कार्य को गति प्रदान करने का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, एक कारक हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो मोटिवेशन बोलते हैं, अभी प्रेरणा बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आगे बात करते हैं। तो मोटिवेशन एक प्रकार का प्रोत्साहन है। मतलब अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रोत्साहन मिल रहा है आपके बॉस के द्वारा, आपके शिक्षक के द्वारा, आपके गार्जियन के द्वारा, तो आपके अंदर से क्या होगा, एक और खुशी मिलेगी, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आप चाहेंगे कि भाई और उस कार्य को करें, अच्छे से करें, ठीक ना। तो ये प्रोत्साहन का जरिया भी है। साथ ही साथ ये कहना कि ये हर प्रकार के अभिप्रेरणा का प्रभाव छात्रों के जीवन पर पड़ता है। मतलब छात्र के जीवन में हर स्टेज पे, चाहे वो किसी अवस्था में रहे, उसको अभिप्रेरणा मिलता ही रहता है। बल्कि बोल सकते हैं कि अभिप्रेरणा ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में क्या करता है, मदद करता है। अगर एक बच्चे का भविष्य सुंदर होगा, अच्छा होगा, उसके पीछे किसका हाथ रहता है, तो अभिप्रेरणा का, ठीक है ना। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना था फ्रेंड्स कि अगर आप 1 घंटा किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उनका मत था कि 50 मिनट आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसको प्रेरित करें, उसको अभिप्रेरित करें, और 10 मिनट पढ़ाएं। क्योंकि जब तक उसको प्रेरणा नहीं मिलेगी, वो उसमें निरस्ता रहेगी, और जिस दिन निरस्ता खत्म हो गई, रुचि आ गया, वो उस चीज को फटाक से सीख लेगा, ठीक ना। आप लोग देखिएगा, खाना खाते हैं बहुत सारे लोग जो नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, तो वेज के साथ आप देखिएगा तो 2-3 रोटी आप लोग खा लेते हैं। लेकिन घर में जिस दिन नॉन वेज बन गया, तो देखिएगा 5, 6, 7, 8 खींच देते हैं हम लोग। ठीक क्या हो गया, मतलब वो एक उद्दीपन का काम किया। वहां पे क्या होगा, आपको रीइंफोर्समेंट मिला, आपको एक अभिप्रेरणा मिला, क्योंकि उसमें मजा आ रहा है ना, रुचि आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस वहां पे क्या होता है, हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। वो भी एक प्रकार का अभिप्रेरणा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अभिप्रेरणा। हाँ, कुछ डेफिनेशन याद रखिएगा। जैसे गुड साहब ने कहा था कि प्रेरणा का है, प्रेरणा के बारे में गुड साहब ने कहा था कि प्रेरणा किसी भी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और उसको नियमित करते रहने का क्या एक स्रोत है ना। आप किसी काम को स्टार्ट कर दे, छोड़ दे, तो वो भी प्रेरणा नहीं है। आप किसी काम को आपने स्टार्ट किया, अभी आपको अभिप्रेरणा मिलते रहना चाहिए ताकि वो जारी रहेगा। अभिप्रेरणा मिलते रहना चाहिए ताकि वो नियमित रहेगा, कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा। ये गुड साहब ने कहा था। वहीं एक और वैज्ञानिक थे, एवरिल साहब ने कहा था कि अभिप्रेरणा का जो तात्पर्य है वह है सजीव प्रयास, मतलब सक्रिय प्रयास को ही क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब जो व्यक्ति सजीव है वही तो करेगा। पेड़ को तो अभिप्रेरणा मिल नहीं सकती है। अगर आप पेड़ के सामने बैठ के उसका बड़ाई करें कि भाई तुम बहुत अच्छे पेड़ हो, अच्छा मीठा मीठा फल देता है, ऐसा नहीं कि वो एक दिन में बढ़ जाएगा, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने कहा था कि सजीव प्रयास मतलब सक्रिय प्रयास, ये एवरिल साहब का कहना था। तो कुछ डेफिनेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा एग्जाम में ना, इससे एक मतलब अच्छा मेंटलिटी जाता है एग्जामिनर के मन में कि भाई जो विद्यार्थी है वो बहुत अच्छा जानकार है, मतलब अच्छी जानकारी है उसके पास। चलिए आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। पुनर्बलन को ही मोटिवेशन भी बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो उसी प्रकार से अभिप्रेरणा का भी 2 प्रकार है, एक सकारात्मक अभिप्रेरणा और एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। इंग्लिश की बात करें तो पॉजिटिव मोटिवेशन और एक निगेटिव मोटिवेशन। सकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा में जब व्यक्ति कोई कार्य को करता है और उसको उस कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तो वो उस कार्य को और भी दोबारा दोहराने का प्रयास करता है। मतलब वहां पे क्या हुआ, उसको पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, उस काम को फिर से करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना।
वही नकारात्मक कई प्रेरणा में क्या होगा कि किसी कोई व्यक्ति किसी कार्य किया और वहाँ पे उसकी निंदा की गई, उसको डांट फटकार कर देगा, तो वो उस कार्य को दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणा। हाँ, सकारात्मक को फ्रेंड इंटरनल बोल सकते हैं, आंतरिक प्रेरणा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से आता है। आपको प्रोत्साहन दिया गया, आपको ये नहीं बोला कि आप दोबारा उस कार्य को फिर से करें, अच्छे से करें, लेकिन आपके अंदर से वो आया, आवाज आया कि नहीं मुझे फिर से करना चाहिए, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, तो उसको करने के लिए अंदर से एक आवाज आती है, उसे वो क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। मतलब नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि बाहरी व्यक्ति आपको अभिप्रेरित करेगा। मान के चले कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार यहाँ बोलता हूँ भाई पढ़ो, एग्जाम आ गया, एग्जाम में अच्छे से लिखना, ठीक नहीं करना, मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मेरे द्वारा मोटिवेटेड है। मतलब जब दूसरे के द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है उसको नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, इसीलिए इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा के स्रोत, कि कौन कौन से वो स्रोत हैं जहां से मोटिवेशन को निकाला जा सकता है बच्चे के लिए, बच्चे को क्या बोला जाए, मतलब स्रोत समझ रहे हैं ना, जहाँ सोर्स, जहाँ बहुत सारा मोटिवेशन है वहां से निकाल के कुछ कुछ हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत, जिसको बोलते हैं रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आता है आपका आवश्यकता, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा जो है ना सबसे पहले क्या, तो नीड के रूप में आता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो देखा जाए तो मेरी भी कुछ आवश्यकता होगी, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, मतलब हर व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है किसी कार्य को करने के लिए, बिना आवश्यकता का तो जीवन चलेगा ही नहीं, है ना। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन की आवश्यकता है, अगर आपको नींद लग रही है तो आपको नींद की आवश्यकता है, प्यास लग रही है तो पानी की आवश्यकता है, हर जगह देखा जाए तो आवश्यकता ही आवश्यकता है। और उसी आवश्यकता को कार्य करने के लिए व्यक्ति अंदर से क्या होता है, मोटिवेट होता है। कहा भी जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया आवश्यकता। अब मैंने बताया ना कि सब भूख लगा तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये भोजन जो है ना उद्दीपन पैदा कर रहा है ना। आपको भूख लगी तो आप क्या करेंगे, आप भोजन के लिए जुगाड़ लगाएंगे, मतलब आपको अंदर से क्या हुआ, तो एक मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे भोजन चाहिए, तब जाके मेरा भूख जो होगा वो शांत होगा, मतलब हर जगह आवश्यकता है। दूसरा है अंतर्नाद या चालक। अब ये अंतर्नाद या चालक कुछ नहीं है, हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ तो चाहिए। भूख लगा तो क्या चाहिए, भोजन, प्यास लगी तो क्या चाहिए, पानी। अब ये जो भोजन पानी ये सब क्या हमारा तो चालक हो गया, और ये चालक क्या करता है, तो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, तब जाके हमारी आवश्यकताओं की क्या होती है, तो पूर्ति होती है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग चीज को समझ रहे होंगे। बात करते हैं प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन अभी मैंने बता दिया कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई आपका प्रोत्साहन कर दे, तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे, तो आपको अंदर से एक ऑटोमेटिकली एक आवाज आएगा, एक अंदर से पुकार आएगा, जैसे कोई बोल रहा है कि नहीं दोबारा इस काम को करो, कोई सामने वाला नहीं बोलेगा, आपको अंदर से महसूस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्रेंड्स प्रोत्साहन बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रेरक। अब प्रेरक की बात करें तो प्रेरक कुछ नहीं है, आवश्यकता, अंतर्नाद और प्रोत्साहन ये सब जब एक साथ आएंगे ना, इसी को प्रेरक बोलेंगे। मतलब प्रेरक का मतलब प्रेरित करने वाला। प्रेरित में आपको आवश्यकता हुई, आपने भोजन मंगाया, ठीक ना, भोजन को ग्रहण किया तो आपको क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, पेट भर गया तो अंदर से खुशी मिला, है ना। अच्छा भोजन करते तो अंदर से मन खुश होता है, तो फिर दोबारा मन करता है खाने के लिए। अब जब दोबारा मन करेगा तो फिर से आप चाहिए कि भाई उसकी व्यवस्था करें, तो आपको क्या अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है, आप उसी का व्यवस्था करेंगे, फिर उसी को खरीद के लाएंगे, उसी को खा लेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेरक। तो ये कुछ 4 प्रकार के स्रोत बोल सकते हैं जहाँ से व्यक्ति क्या होता है, तो अभिप्रेरित होते रहता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, है ना, 4 सिद्धांत है, याद रखिएगा। प्रमुख सिद्धांत है, सिद्धांत तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन कोई 4 प्रमुख सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला है मूल आवृत्ति का सिद्धांत। फ्रेंड्स मूल आवृत्ति कहने का मतलब कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो एक उसका अपना मूल प्रवृत्ति होता है ना, जैसे सांस लेना या भूख लगना, सोना, ये सब क्या मूल प्रवृत्ति है। इसको फ्रेंड्स मैकडूगल साहब ने दिया था, याद रखिएगा, किसने, मैकडूगल साहब ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसको मूल आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर 14 मूल आवृत्ति होते हैं, और इसी मूल आवृत्ति के कारण व्यक्ति क्या होता है, तो अभिप्रेरित होता है। और इसी मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को या क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, हाँ, अपने व्यवहार का जो निर्देशन होगा या जो उसका कंट्रोलिंग होगा ना, नियंत्रण, उसको वो क्या करता है, तो आगे लेके जाता है या उसको सहायता प्रदान करता है ना। साथ ही साथ जो मूल आवृत्ति होती है आपका जन्मजात होता है, जैसे भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, सब क्या जन्मजात है, कोई सीखता नहीं है कि भाई भूख कैसे लगता है। तो ये मूल आवृत्ति जो है 14 होते हैं, मैकडूगल साहब ने दिया था। और ये व्यक्ति इससे क्या करता है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीखता है। दूसरा है प्रणोद
का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रणोद का मतलब होता है प्रेरक या संचालन करने वाला। अब प्रेरक मैंने बताया कौन कौन सा हो सकते हैं, तो भूख लगना, भूख लगेगी तो आपको भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, मतलब ये भी क्या करते हैं, एक तरीके से व्यक्ति को अजिटेट करता है, ये इधर से संबंधित है। तीसरा है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। फ्रेंड्स विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत क्या होता है, इसको दिया था सोलोमन और कॉर्बेट साहब ने, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा कि इस विधि के प्रतिपादक थे सोलोमेन और कॉर्बेट, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति उस काम को करना चाहता है जिसमें उसको सुख की अनुभूति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो देखने में मजा आ रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, आप मेरे वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। वही बोलता है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही हो या कोई कार्य करने में आपको सुख का आनंद नहीं आ रहा हो, आप उस क्रिया को नहीं करिएगा, इसी को बोलते हैं विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, ठीक है ना। इसे संवेग का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है ना। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको मजा आ रहा है, खुशी मिल रहा है, सुख मिल रहा है, मतलब क्या आपको वहां से संवेग, अब जैसे सुख भी क्या है, खुशी भी क्या है, संवेग ही तो है, इमोशन, आप खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। चौथा है मर्रे का अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसको मर्रे नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, अपने नाम पे इन्होंने रख दिया है। तो इनका जो ये सिद्धांत था, ये देखा जाए तो बेसिकली आवश्यकता के ऊपर बेस्ड था, कि मतलब हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या होता है, खुद से मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्रे का अभिप्रेरणा सिद्धांत। आई होप ये 4 प्रकार के सिद्धांत आपको समझ में होंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा की विधि। अब हमने क्या पढ़ लिया, तो मोटिवेशन कहाँ से आया, किस सिद्धांत पे आधारित है, अब कौन कौन सा टेक्निक्स है, कौन कौन सी विधि लगाया जाए ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके। भाई हर काम को करने के लिए एक विधि होता है ना। अब घर बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, नींव दिया जाता है, वहाँ पिलर डाला जाता है, फिर उस पर ईंटा का जुड़ाई होता है, तब लिंटर लेकर आता है, मतलब हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक विधि है। तो वैसे ही प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन देने के लिए भी एक टेक्निक्स है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बोल देंगे भाई आप प्रेरित हो जाओ मेरे से, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विधि। तो हम लोग बात करने वाले अभिप्रेरणा की विधि। तो सबसे पहला फ्रेंड्स रुचि, इसको फटाफट देखिए, कुछ ज्यादा पॉइंट है। रुचि का मतलब इंटरेस्ट हो गया। अगर आपको किसी कार्य में रुचि है, इंटरेस्ट आ रहा है, आप ऑटोमेटिकली उस कार्य को दोबारा करना चाहेंगे, और दोबारा करना ही तो अभिप्रेरणा कहलाता है। कार्य को गति प्रदान करना ही तो अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। दूसरा है सफलता। आपने किसी कार्य को किया और आपको सफलता मिल गई, मतलब आपको क्या हुआ, अंदर से खुशी हुआ, अब आप फिर से उस कार्य करना चाहेंगे, उसी प्रकार से करना चाहेंगे। मतलब ये सफलता भी क्या है, आपको एक पुनर्बलन देता है, रिइंफोर्समेंट देता है कि भाई आप उस कार्य को दोबारा करें, ठीक है। तीसरा प्रशंसा, आपने अच्छा कार्य किया, सामने वाले ने आपका प्रशंसा कर दिया, मतलब ये आपका इंटरनल मोटिवेशन मिला क्या भाई फिर से उस कार्य को करें, ताकि फिर से प्रशंसा मिले, बार बार उस प्रशंसा को हम पाने की चाहत रखते हैं, ठीक है। निंदा, ये देखा जाए तो फ्रेंड्स एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, तो अगर व्यक्ति उसका निंदा कर देता है, तो हो सकता है कि उसको अंदर से एक चीड़ बढ़ जाए। तो चीड़ नहीं, मतलब निंदा का मतलब हुआ ना कि आप कोई बच्चा कोई गलती किया, उसको डांट दिया जाए, निंदा कर दिया, तो उस बच्चे के अंदर नहीं इस बार मैं सही करूंगा, मतलब अगर वो पॉजिटिव वे में लेता है तो, और वो उसके बाद सही कार्य को कर देता है, तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट हो सकता है। खेल, बच्चे को खेल में बहुत मजा आता है, और मान के चलिए कोई बच्चा स्कूल जाता है खेल के लिए, खेल में वो सीख रहा है, मतलब क्या हुआ कि खेल उसको मोटिवेशन दे रहा है स्कूल बुलाने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, क्योंकि बच्चे को खेल में सिखा दिया जाता है, ठीक है ना। तो खेल भी मोटिवेशन का एक टेक्निक हो सकता है। नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जो प्रायर नॉलेज होता है ना, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं लेटेस्ट नॉलेज से, मतलब बच्चा पहले से जो सीखा हुआ है ना, उसका यूज करके क्या करता है, वो नए ज्ञान को खोज करता है, तो उससे भी उसको मोटिवेशन मिलता है। उचित वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चा किस वातावरण में है वो डिपेंड करता है। अगर अच्छा वातावरण में होगा तो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करेगा, और बुरी वातावरण में होगा तो बुरी चीज़ों को वो ग्रहण कर लेता है। तो एक अभिप्रेरणा का एक कारण हो सकता है उचित वातावरण, मतलब अगर आप बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हो तो उसको एक अच्छा वातावरण दीजिए, है ना। अगला बात करते हैं पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ना। ये तो फ्रेंड्स मैंने बात किया था एनसीए 2005 में, जहाँ पे 5 सिद्धांत दिए गए थे, उसमें से एक सिद्धांत था कि जो हमारा सिलेबस होना चाहिए ना, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसको क्या करना है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना है। मतलब कि जो पाठ्यक्रम में सिलेबस को उसको बाहरी जीवन से जोड़ देना है, केवल किताबी कीड़ा बच्चे को नहीं बनाना है। अगर हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे, बाहरी जीवन से जोड़ देंगे, तो क्या होगा कि बच्चे को मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी अपने लाइफ में देख रहा है उसको जब पढ़ेगा तो उसको और मजा आएगा, क्योंकि वो समझ पाता है चीज़ों को। करके सीखना, ये तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, एनसीए भी कहता है ना, बल्कि रचनावादी जो भी थे उन्होंने भी कहा था कि बच्चे जो है करके सीखने में मजा आता है उनको, इसीलिए करके सीखने का तो उनको खुद से मोटिवेट करता है ना, वो खुद से करना चाहते हैं। सीखने की इच्छा, अगर कोई बच्चा सीखने की इच्छा नहीं जाएगा तो फिर वो नहीं सीख सकता है, मतलब ये इंटरनल मोटिवेशन एक तरीके से हो गया।
अध्यापक शिक्षार्थी संबंध, मतलब बालक एक ये भी तरीका है, बालक खुद में अभिप्रेरित कब होता है, जब उसको लगता है कि नहीं जो टीचर है वो मेरे साथ घुल मिल गया है, मतलब शिक्षक जो दोस्त बन जाए बालक, है ना। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। टेक्नोलॉजी, बहुत सारे गैजेट्स वगैरह आ गए हैं, प्रोजेक्टर आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, पेन ड्राइव आ गए हैं, सीडी आ गए हैं, उसकी मदद से ही पढ़ाई तो बच्चों को सब मजा आता है, वहाँ से उनको अभिप्रेरणा मिलती रहती है। तो ये कुछ विधि हो गए, कुछ 12 विधि, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है अभिप्रेरणा का महत्व। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का महत्व का मतलब कि हमने सब चीज देख लिया, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बच्चे को मोटिवेट कर दे तो उससे क्या फायदा होगा, मतलब उसके महत्व के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, तो उसका मानसिक विकास होगा, है ना, उसको मजा आएगा, रुचि आएगा, वो उस चीज को दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित होगा, ठीक है ना, उसके अंदर सीखने की इच्छा जागृत होगी। इसके अलावा उसको सीखने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है, इसमें सीखने में निरंतरता आता है, मतलब अगर प्रेरणा मिलती रहेगा तो बच्चा बार बार चीज को सीखने का प्रयास करता है, करते रहने का प्रयास करता है, बाल व्यवहार में परिवर्तन आता है, चरित्र निर्माण होता है ना, अनुशासन उसके अंदर आता है। तो ये कुछ महत्व हो गए, आपसे आप लोग इसको बना के देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तो हमारा ये जो यूनिट है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से रिक्वेस्ट वही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बस आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, धन्यवाद।